संबंध त्रिकोण भाव से होता है, यानी कि विष्णु और रश्मियों का आपस में संबंध हो जाए तो ये होता है राजयोग का निर्माण होता है। कितना पावरफुल राजयोग बन रहा है ये अपन को समझ में आता है। अब पावरफुल त्रिकोण का पावरफुल केंद्र के साथ संबंध होगा और पावरफुल संबंध बनेगा तो उतना ही ज्यादा पावरफुल राजयोग बनता है। तो इस राजयोग को जो कहते हैं कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग की सबसे ज्यादा पावरफुल राजयोग ही कहलाता है। तो ये जो कुंडली है इसके इसको बोलते हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव तो प्रथम भाव इसे लगन भी कहते हैं। पूर्व दिशा में कोई भी इवेंट हो रहा है उस समय कौन सी राशि उदित हो रही है ना, उसी को लगन कहते हैं। वो यहाँ लिखा जाता है। अगर मेष है तो एक लिख देंगे यहाँ पे, और एक से लेके 12 तक कंटिन्यू फ्लो में जो भी राशि हो उसका नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं अपने को। अब इन भावों को क्या क्या नाम से जाना जाता है वो देख लेते हैं। तो इसे असेंडेंट या लगन भाव भी कहते हैं ना, प्रथम भाव को। इसके अलावा और भी इनके नाम है, जैसे ये जो पहला भाव है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं अपन, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां ये भाव होते हैं फिक्स है। अब इनके और क्या क्या नाम है कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। इन चार भाव को क्या है अपने केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि पहला भाव को भी केंद्र कहते हैं, चौथे को भी केंद्र कहते हैं, सातवें भी और 10वां भी। इन चारों भावों को केंद्र भाव भी कहते हैं, है ना। ये टर्मिनोलॉजी है जो अपने को बहुत काम आती है, तो इन्हें केंद्र कहते हैं। अब पहला भाव इसे केंद्र तो कहते ही है, साथ में एक और नाम से भी जाना जाता है कि पहला भाव केंद्र का भी है, लेकिन केंद्र से यहाँ जब पंचम आते हैं प्रथम भाव से 1 2 3 4 5 प्रथम भाव, पांचवें भाव तक जब अपन आते हैं काउंट करते हुए तो उसको प्रथम भाव कहते हैं, और पांचवें भाव आते हैं तो उसे त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो प्रथम भाव भी त्रिकोण भाव है और ये केंद्र भाव भी है, लगन तो है ही है। तो केंद्र भाव के प्रथम भाव को अपन क्या कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। फिर पांचवें भाव को भी त्रिकोण कहते हैं और नौवें भाव को भी अपन क्या कहते हैं, त्रिकोण भाव कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई कि पहला भाव जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। इसके साथ साथ पांचवा भाव त्रिकोण है और नौवां त्रिकोण है, तो ये ट्रायंगल बनता है। तो 1 4 7 10 को अपन केंद्र कहते हैं और 1 5 9 को अपन त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो हमने देखा है कि भाई केंद्र एक भाव और त्रिकोण भाव, इसमें एक भाव ऐसा कॉमन भाव है, पहला भाव जो केंद्र भी और त्रिकोण भी है, जिसे अपन कहते हैं लगन। तो इसीलिए लगन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्योंकि वो अपने आप में केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव, क्योंकि केंद्र हमेशा शुभ होते हैं सामान्यतः, लेकिन त्रिकोण हमेशा शुभ होते हैं ना। तो त्रिकोण और केंद्र का मिक्सअप है कौन, लगन भाव, जिसे अपन है ना एसेंडेंट बोलते हैं। तो ये लगन भाव जो है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों समाहित है, इसलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। 70% अगर कुंडली में लगन या लग्नेश का स्ट्रांग है, स्ट्रांग होने का मतलब अपन पढ़ेंगे समझेंगे धीरे धीरे कि भाई कि इनका केंद्रीय त्रिकोण से संबंध बन जाता है या सूर्य चंद्रमा के साथ संबंध बन जाए तो इसको स्ट्रांग भाव कंडीशन कहते हैं। तो 70% कुंडली अपने आप में स्ट्रांग हो जाती है, इतना पावरफुल होता है ये लगन एसेंडेंट। ओके, तो अभी अपन को सामान्य लेना है और उसमें बेसिकली स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं कि केंद्र क्या हो गए और त्रिकोण क्या हो गए। अब केंद्र और त्रिकोण के बाद जो अपने दूसरा भाव बचा है, ये जो सेकंड हाउस है जिसे हम वाणी भाव कहते हैं, कुटुंब भाव भी कहते हैं ना, धन का भाव भी कहते हैं, संचित जो भी है संस्कारों का भाव। तो ये जो सेकंड हाउस है, ये सेकंड हाउस को सामान्यतः मारक भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मारक भाव। तो मारक भाव तो है ही, लेकिन इसका एक और जो सामान्य रूप है वो है सम भाव, उसको सम भी कहते हैं। तो ये सम भाव भी है। तो सेकंड हाउस सम है और एक इधर 12th हाउस है ना, जिसको द्वादश भाव भी कहते हैं, तो ये भी सम ही है। तो दोनों सम भाव ही कहलाते हैं। कौन कौन से, सेकंड हाउस एंड 12th हाउस। यानी कि ना तो ये नेगेटिव होते हैं ना ये पॉजिटिव होते हैं। जैसे सेंटर जो है, केंद्र जो है वो हमेशा हमेशा नहीं, प्राय सामान्यतः ये शुभ ही माने जाते हैं, लेकिन त्रिकोण हमेशा ऑलवेज है ना, जो ट्रायंगल त्रिकोण है, त्रिकोण भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, वो भी हमेशा शुभ ही कहलाते हैं। तो त्रिकोणीय शुभ है और ये भी शुभ है, केंद्र भी। ओके, अब अपन देखते हैं कि इनको अपन ना शुभ मानते हैं ना शुभ मानते हैं। इनके स्वामी जिसके साथ जाके बैठते हैं, जैसे संबंध बनाते हैं, कौन से, द्वितीय और द्वादश के स्वामी,
तो वैसे अपने रिजल्ट देते हैं, तो इनको अपन समभाव कहते हैं इसलिए। ओके, अब अपन चलते हैं कि कुंडली में ये जो घर है जिसको अपन बोलते हैं तीसरा हाउस, थर्ड हाउस, है ना। फिर यहाँ कौन सा है, सिक्स, छठा हाउस, और एकादश, 11th हाउस, जिसको अपन पराक्रम का घर कहते हैं, कम्युनिकेशन का घर कहते हैं, है ना। अनुज अनुज का, छोटे भाई बहनों का घर भी कहते हैं। तो ये जो घर हुआ, और अपने छठा घर, सिक्स हाउस, जिसको अपन रोग, ऋण ऋण और रिपु इन नाम से भी जाना जाता है। तो ये घर हुआ, और एकादश, जिसको अपन क्या कहते हैं, सोसाइटी का घर कहते हैं, है ना, जो भी है, प्रॉफिट एंड गेन का हाउस भी कहते हैं। तो इन तीनों घर को क्या बोलते हैं, त्रिसड़ाई भाव कहते हैं, त्रिसड़ाई, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिसड़ाई। तो ये जो त्रिसड़ाई हाउस है, ये सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता, इनको अशुभ ही कहते हैं, तीसरा, छठा और 11वां। तो ये जो हाउस है, इनको सामान्यतः अशुभ माना जाता है। ओके, ध्यान में रखना। तो ये त्रिसड़ाई हुए। अब एक और हाउस आता है जिसमें क्या होता है कि त्रिसड़ाई तो है ही है, लेकिन एक और ऐड कर देते हैं अपन अगर हाउस, कौन सा, 10th हाउस। तो क्या हुआ, तो अपन ने ये देखा कि अगर इसमें एक और ऐड कर दिया 10th हाउस, तो क्या हुआ कि तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और एकादश, क्योंकि 3, 6 और 11 तो थी त्रिसड़ाई, लेकिन इसमें 10वां भाव और शामिल जब कर देते हैं, 10th हाउस जब और शामिल कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं उपचय भाव, उपचय भाव, है ना। उपचय, उपचय का मतलब सामान्यतः प्रोग्रेस के रूप में लिया जाता है। कलयुग के अंदर ये जो हाउस है वो धन के और शुभ माना जाता है इनके लिए, इस दृष्टिकोण से। तो इनको उपचय भाव कहते हैं। उपचय यानी कि वृद्धि करने वाले, है ना, सामान्य वृद्धि करने में सपोर्ट करते हैं, तो इनको उपचय भाव भी कहते हैं। अब अपने एक और टर्मिनोलॉजी आती है कि जो छठा भाव है ना, ये छठा भाव, 6th हाउस, बच्चा कौन सा, सारे हाउस आगे एक बच्चा केवल, 8th हाउस, 6, 8th और ये 12th को भी इसमें शामिल करते हैं। तो जहाँ ये मैंने ब्लू किया है, 6, 8th और ये 10th, इन भावों को कुंडली की सबसे खतरनाक हाउसेज कहा जाता है। ओके, ध्यान में रखना। तो छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, और इनके स्वामी को भी खतरनाक, इनको बोलते हैं त्रिक भाव, इनको बोलते क्या बोलते हैं, त्रिक। इनको रंध्र भी बोलते हैं, त्रिक भाव भी कहते हैं। ये सामान्यतः नेगेटिव भाव के रूप में इनको देखा जाता है। ओके, तो कौन सा, छठा, आठवां, 12वां, तो ये काफी नेम ऑफ फेम इस हिसाब से है इनका, कुख्यात है वैसे इनकी, लेकिन इनके प्रिडिक्शन बहुत ही अलग होते हैं। आठवां भाव को अपन आकस्मिक घटनाओं का घर कहते हैं, है ना। इन लॉज के घर भी होते हैं, ससुराल वालों का घर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, है ना। डेटा एनालिसिस का काम है, ज्योतिष के बारे में भी आठवां भाव ही बताता है। तो काफी कुछ है। और 12वां तो पता ही है ना, मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि लगन से 12वां, है ना। तो वो व्यय हो गया, शरीर का व्यय, लगन को तनु भाव भी कहते हैं, शरीर कहते हैं, उसका व्यय, तो उसका 12वां। ओके, तो उस हिसाब से इसको व्यय हाउस, मोक्ष का घर भी कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं साथ में, विदेश का घर भी है, तो 6, 8, 12 इनके साथ में इसको बोलते हैं त्रिक भाव। तो ये सामान्य इसकी टर्मिनोलॉजी है ज्योतिष की, जो भावों को लेके जो शब्दों का यूज लिया जाता है, चयन किया जाता है, वो ऐसे किया जाता है इनको लेके। ओके, अब अपने अगले स्टेप में एक देखते हैं कि जो केंद्र भाव है, जो त्रिकोण भाव है, इसके बारे में अपन सामान्य और देख लेते हैं। क्या देखते हैं, चलो अपन करते हैं। अब क्या है कि ये इसको बोलते हैं पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इनको बोलते हैं केंद्र भाव, है ना। तो क्या है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। अब इन चारों को केंद्र कहता है। तो इन केंद्रों में क्या है, इनकी बलाबल भी है, कौन सा केंद्र ज्यादा स्ट्रांग है ना, इनका भी एक फर्क पड़ता है अपने आप में। तो पाराशर जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पहला जो केंद्र है, इससे चौथा हाउस जो है वो ज्यादा पावरफुल है, यानी कि पहले से चौथा केंद्र ज्यादा पावरफुल है, और चौथे से जो है वो सातवां ज्यादा पावरफुल है, और सातवें से 10वां ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10वां है केंद्र, 10th हाउस, ये सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस है, या इसके जो स्वामी होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उसी प्रकार आपने क्या देखा कि त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव कौन से होंगे, फिर से पहला भाव त्रिकोण होता है, 1, 5 और 9। तो उसी क्रम में इसमें भी एक स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पहले त्रिकोण से ज्यादा पावरफुल कौन सा हो गया, 5, पांचवा त्रिकोण ज्यादा पावरफुल होता है, और पांचवें से ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा, नंबर 9th हाउस।
तो ये त्रिकोण जो है वो अपने आप में एक से बढ़ के एक ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इनका जब संबंध बनता है, कैसे राजयोग बनता है? अपन राजयोग अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो संबंध बनते हैं, वो कौन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं? किस संबंध का भी केंद्र त्रिकोण का संबंध तो बन सकता है। चौथे का संबंध अगर 5वें से बन गया तो ये भी केंद्र का और त्रिकोण का संबंध है। चौथा भाव केंद्र हुआ और 5वां भाव क्या हुआ? त्रिकोण हुआ। तो चौथे का और 5वें का संबंध भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध ही होगा। चौथे का संबंध 9वें से हो जाए तो ये भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। अब जो फर्स्ट हाउस है, जिसको लगन कहते हैं, लग्निस कहते हैं, ये अपने आप में एक केंद्र भी है और साथ ही क्या है, त्रिकोण भी है। तो ये अपने आप में एक संबंध बना हुआ है केंद्र और त्रिकोण का। इसीलिए लगन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। लगन जो होता है, वो हमेशा इसलिए पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्र और त्रिकोण दोनों ही समाहित होते हैं, पावर दोनों की पावर इसमें होती है। तो बहुत से ज्योतिषी, बहुत से विद्वान इसे मानते हैं कि 70% कुंडली का भार यहीं पे है, पावर यहीं पे है। अगर किसी का लगन या लग्नेश ये अगर मजबूत है, मजबूत भाव के साथ, भाव का मतलब 1, 4, 7, 10 केंद्र के साथ और त्रिकोण यानी कि पहले 5वें और 9वें के साथ अगर इनके साथ इनका संबंध बना हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन मानी जाती है। तो उस कंडीशन में अब ये कहाँ कंडीशन देता है, अपन को वही देखना होता है। अब इसमें क्या है कि ये कैसे संबंध बनाते हैं? संबंध बीच का संबंध, इससे अपनी बात करें संबंध संबंध तो कुंडली में ग्रहों के संबंध भी होते हैं। तो संबंध कैसे होते हैं कि भाई संबंध 4 प्रकार के सामान्यतः बताए गए हैं कि कोई भी जो हाउसेज है उनके स्वामी होंगे तो उनके भावपति होंगे। भावेश भी कैसे, भावेश यानी भाव के ईश, भाव के स्वामी, भावपति, भाव लॉर्ड जिसको बोलते हैं ना। तो संबंध कैसे कैसे होते हैं कि भाई एक होता है सहवास संबंध। कौन सा? सहवास संबंध। तो सहवास का मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 ग्रह एक जगह बैठे हो, जैसे मान लो ये मेष लगन की कुंडली है, ओके? ये 1 नंबर होगी, यहाँ 2 आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, है ना? तो मेष लगन की कुंडली है, मान लो। अब ये क्या है? प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस। मेष लगन में तो इसका स्वामी कौन सा? मंगल। और इसका चौथे का स्वामी कौन सा है? चंद्र। तो मंगल और चंद्र अगर एक ही राशि में कहीं बैठे हो, कुछ जरूरी नहीं यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे हो, तो 2 ग्रह अगर किसी एक ही भाव में बैठे हो, तो उसको बोलते हैं सहवास संबंध। तो इस कंडीशन में हो गया सहवास, है ना? इसको बोलते हैं सहवास संबंध। दूसरा संबंध क्या है? दृष्टि संबंध। कौन सा है? दृष्टि संबंध। तो दृष्टि संबंध क्या है? भी अपन को पता है कि प्रत्येक ग्रह जो है वो अपने से 7वें स्थान को या 7वीं राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। हाँ, भाई गुरु हुआ, शनि हुआ और मंगल हुआ, इनको एक विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हुई है। गुरु को कौन-सी है? ठीक है, गुरु को अपने हो गई 5वीं और 9वीं, मंगल को 4थी और 8वीं, शनि को 3री और 10वीं विशेष दृष्टि प्राप्त है इनको, वो अलग बात है ना। पर अपन सामान्य तरीके प्रत्येक ग्रह अपने से 7वीं जगह पर पूर्ण दृष्टि से दिखता है। मान लो ये जैसे 10वीं राशि है, तो 10वीं राशि भाव भी 10वां है, नंबर भी 10वां, तो 10वीं राशि में मालिक कौन हुआ? शनि। तो ये शनि यहीं बैठा है मान लो। तो शनि जो है वो मंगल और चंद्र को क्या देख रहा है? पूर्ण दृष्टि से, अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। काउंट कर लो, एक जहाँ बैठा है वहीं से काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से मंगल और चंद्र को देख रहे हैं। उसी प्रकार मंगल और चंद्र जो है वो भी क्या है? शनि को देख रहे हैं, वाइस वर्सा। कैसे? काउंट कर लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7वीं दृष्टि से वापस वाइस वर्सा देख रहे हैं। तो ये जो संबंध बना है आपस में, इसको बोलते हैं दृष्टि संबंध। ओके, तो ये क्या हुआ? दृष्टि संबंध। स्थान दृष्टि संबंध में क्या देखो, उदाहरण के तौर पे मान लो यहाँ पे मंगल बैठा है, ठीक है? तो हुआ क्या कि गुरु की राशि में मंगल जाके बैठ गया, कि गुरु के राशि में मंगल बैठ गया, लेकिन गुरु उस राशि को वापस देख रहा है। तो ये जो संबंध बना है, मंगल वापस नहीं दिखता बृहस्पति को, लेकिन बृहस्पति जो गुरु है वो मंगल को देख रहा है। तो ये जो संबंध बना, ये हुआ स्थान दृष्टि संबंध। तो ये 4 प्रकार के ज्योतिष में संबंध बनाए गए हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो संबंध होता है, वो होता है क्षेत्र संबंध। कौन सा होता है? क्षेत्र। क्षेत्र कौन सा? जो एक्सचेंज हुआ था ना गुरु का और सूर्य का, सूर्य जाके बैठ गया गुरु की राशि में, गुरु बैठ गए सूर्य की राशि में। तो ये जो एक्सचेंज संबंध जो हुआ, ये सबसे पावरफुल संबंधों में आता है। तो इस प्रकार से केंद्र त्रिकोण के युगों के आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। एक सामान्य अपने इसको कौन से बल का संबंध बना है, वो अपन भी देख सकते हैं। सबसे कमजोर श्रेणी का अगर माना जाए तो सहवास संबंध आता है। दृष्टि उसके बाद में स्थान दृष्टि, फिर तो ये हायरार्की होती है इनकी।
सबसे मजबूत होता है अपने एक्सेंस जो है वो सबसे मजबूत संबंधों में से आता है ज्योतिष के। ओके, अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे और देख लेते हैं कुछ और। तो अब इनके भाव में अपन योगों की गणना करते हैं, योग कैसे बनते हैं आगे चलते हैं ना। तो ये जो 1, 4, 7, 10 इनको केंद्र भाव कहते हैं। अभी आपने देखा है, और केंद्र भाव आपस में एक ये जो पहले से चौथा, चौथा से सातवां, सातवें से 10वां ये उत्तरोत्तर बली होते हैं ना। लेकिन इनको एक नाम और है, इनको बोलते हैं विष्णु भाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु भाव। इनको विष्णु भाव भी बोलते हैं चारों को सम्मिलित रूप से, ठीक है। अब क्या है, पहला भाव पहले से पांचवा, तो ये जो पांचवा भाव है ये हो गया पांचवा भाव और नौवां भाव है ना। तो पहला, पांचवा, नौवां ये क्या है? त्रिकोण भाव है ना, ये देखा ना आपने। तो इन त्रिकोण भाव को क्या कहते हैं? लक्ष्मी भाव। क्या कहते हैं? लक्ष्मी भाव। तो अब क्या होता है कि केंद्र का स्वामी का अगर त्रिकोण के स्वामी का यानी कि विष्णु भाव का लक्ष्मी भाव से अगर संबंध हो जाए, तो ये अपना योग जो होता है, दो का योग का मतलब जुड़ना होता है ना। तो इन भावों का अगर केंद्र भाव का संबंध त्रिकोण भाव से हो जाए, यानी कि विष्णु और लक्ष्मियों का आपस में संबंध हो जाए, तो ये होता है राजयोग का निर्माण करता है। संबंध चार प्रकार के अभी आपने देखा है ना। सेवा संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध। तो ये चार प्रकार में से कौन सा संबंध बन रहा है, उनके ऊपर उनके भाव कितना पावरफुल राजयोग बन रहा है, ये अपन को समझ में आता है। अब पावरफुल त्रिकोण का पावरफुल केंद्र के साथ संबंध होगा, और पावरफुल संबंध बनेगा तो उतना ही ज्यादा पावरफुल राजयोग बनता है। चौथे का भी पंचम से हो सकता है, चौथे का नवमी का भी हो सकता है, सातवें का भी हो सकता है पंचम और नवमी से, और 10th का भी हो सकता है। और इनका आपस में भी हो सकता है ना, पंचम का नवम से, नवम का पंचम से, चतुर्थ दसम में, दसम का स्वामी चतुर्थ में या सप्तम में, जो भी है ये भी एक संबंध होता है ना। तो ये जो संबंध के प्रकार आपने पढ़े हैं, समझे अभी, मिले है ना। और ये कैसे चलते हैं ये अपन देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपने ये देखा कि सबसे बलिष्ठ कौन सा राजयोग होता है। तो सबसे बलिष्ठ जो राजयोग आता है वो होता है 10th हाउस। 10th हाउस के स्वामी को क्या बोलते हैं? कर्म का अधिपति, यानी कि कर्म का अधिपति भाव का स्वामी जो है कर्मी जिसको बोलते हैं, है ना। तो कर्म का अधिपति। और नवम भाव को क्या बोलते हैं? धर्म भाव। तो इनका इसका स्वामी धर्म का अधिपति। तो इनका दोनों का जो संबंध बनता है, क्योंकि केंद्र भाव में सबसे पावरफुल कौन सा भाव हुआ? दसम भाव। और त्रिकोण भाव में सबसे पावरफुल कौन सा भाव होता है? नवम भाव। तो ये दसम का स्वामी नवम के साथ और नवम का स्वामी दसम के साथ, ये जब आपस में संबंध कहते हैं, संबंध चार प्रकार से जो देखे, तो उनमें से किसी भी प्रकार का संबंध बनता है, तो ये सबसे पावरफुल राजयोग कहलाता है। तो अगर ये एक्सचेंज हो जाए, अगर दसम का स्वामी नवम में और नवम का स्वामी दसम में आ जाए, अगर ये एक्सचेंज हो जाए, है ना, एक्सचेंज राजयोग बन जाए, और 10वें का नौवां, नौवें में 10वां आ जाए, एक्सचेंज संबंध और बन जाए, तो इस राजयोग को जो कहते हैं कर्माधिपति, धर्माधिपति राजयोग की सबसे ज्यादा पावरफुल राजयोग यही कहलाता है। तो जो मोस्ट पावरफुल जो भी आप देखते हो लोग, तो जो राजयोग उनकी कुंडलियों में जो मिलता है अपने को, वो सबसे ज्यादा बलिष्ठ राजयोग ये होता है कर्माधिपति, धर्माधिपति का एक्सचेंज होता है इसमें। ये सबसे मजबूत, सबसे बलिष्ठ राजयोग कहलाता है। ये एक्सचेंज यहाँ भी हो सकता है, और इनका संबंध कहीं भी बन सकता है, यही नहीं, कुछ किसी भी भाव में बन सकता है, लेकिन उसका फिर रिजल्ट थोड़ा 19-20 होता रहता है। लेकिन जो एक्सचेंज होना और इन्हीं भाव का संबंध होने सबसे पावरफुल कंडीशन, सबसे पावरफुल संबंध होता है। सॉरी। तो ये सबसे पावरफुल संबंध कहलाता है। इनको संबंध कहीं भी कैसे भी हो सकता है, कुछ नहीं यही हो, एकादश में हो जाए, द्वादश में हो जाए, दूसरे में, छठे, आठवें, सातवें, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उनके रिजल्ट में कम बेसिया हो सकता है ना, कमी बेसी आती है फिर। पर जो सबसे मजबूत संबंध होता है वो यही होता है। ओके, धन्यवाद।